नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं आशीष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप ही के अपने परिवार में तक्षशिला में। देख लिए पेपर पूरा हो गया है, कांस्टेबल का पेपर फिनिश। अब तैयारी है आगे की और अब आपके पास समय बहुत कम है। पटवारी लेखपाल का पेपर आने वाला है, सर पे ही है। 15 दिन के बाद पेपर आ जाएगा। उसके बाद तुरंत फिर फॉरेस्ट गार्ड आ जाएगा 15 दिन के बाद, तो समय ज़्यादा है हमारे पास है नहीं। तो चलिए, जो रिवीजन सीरीज़ की मैं बात कर रहा था उसे लेकर के आ गया हूँ। पहला पार्ट आ गया है। एक्चुअली मैंने वो पुलिस के लिए बनाया था और मैंने अपलोड भी कर दिया था। उसके बाद मैं बना नहीं पाया था, तो वो हमारा पहला पार्ट ही रहेगा रिवीजन का। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके अलावा अगर किसी ने देख लिया हो तो बेहतर है, वरना मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा मैं, ठीक है। वहाँ से देख लेना जाके। ये पार्ट 2 रहेगा। मैं आगे बढ़ाता हूँ इसे ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था प्रस्तावना को लेकर के हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। इसी तरीके से मैं प्रत्येक कोशिश करूंगा कि जीएस के अंदर जितने भी ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ठीक है, हिस्ट्री है, सब कुछ लेके आऊँ, कंप्यूटर की क्लास लेके आऊँ। तो आप सभी के लिए तो ध्यान रखेंगे। तो सब लोग साथ रहिए हमारे और काम करिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। रिविजन सीरीज आपको पता ही है। तो क्लास हमारी जो है वो पॉलिटी की क्लास है, क्लास नंबर 2 है। देखिए, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। ये केवल रिवीजन क्लास है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा देखिए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए अलग से क्लासेस है। मैं उसका लिंक भी अलग से डाल दूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नीचे, तो वहाँ से देख लेना। वहाँ पर मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ, यहाँ केवल रिविजन के तौर पर बात करेंगे। और फटाफट आपको मुझे पटवारी के पेपर से पहले सब कुछ रिवाइज करा के देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास को। लास्ट क्लास में प्रस्तावना के बारे में बात हो चुकी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तावना के बाद बात करेंगे हम लोग भाग 3 की। और भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे प्यारो, ठीक है। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। और इसके अंदर जो आर्टिकल की बात होगी वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक की बात हम किस में करेंगे, इसी के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मौलिक अधिकारों की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार, देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो शुरुआत होती है इसकी इंग्लैंड से। मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से होती है? इंग्लैंड से होती है। और 1215 के आसपास एक राजा जोन थे। राजा जोन ने पहली बार अपने दरबारी जो थे उनके अपने दरबारियों को एक अधिकार पत्र दिया था। और यह अधिकार पत्र ही जो मैग्ना कार्टा कहलाया। और इसी मैग्ना कार्टा को मौलिक अधिकार का पहला लिखित दस्तावेज भी कहते हैं, ठीक है। पहला लिखित दस्तावेज भी इसे ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, तो इंग्लैंड से शुरू हुए तो हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की जो जननी है वो क्या है, वो इंग्लैंड है। यहीं से कहानी शुरू हुई। और राजा जोन जो 1215 में इन्होंने अपने जो दरबारी थे उन्हें जो अधिकार पत्र दिया था, इनके द्वारा लिखा गया था, वही जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है मौलिक अधिकारों के रूप में। इसके अलावा देखिए, अगर हम भारतीय संविधान में बात करें भाग 3 की मौलिक अधिकारों की, तो ये किससे प्रभावित है? तो बेटा ये अमेरिका से प्रभावित है। ध्यान रखना, अमेरिका से प्रभावित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रभावित है? अमेरिका से प्रभावित है। लेकिन अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ हुई है, इनका है ना शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो ये इंग्लैंड से कहेंगे, ब्रिटेन से कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, अमेरिका का एक बिल ऑफ राइट्स है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट्स, राइट्स मतलब होता है अधिकार। तो जो बिल ऑफ राइट्स है उससे प्रेरित है हमारा क्या, मौलिक अधिकार भाग 3। तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि भाग 3 कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से प्रभावित हैं, तो आप कह सकते हैं बेटा मेरे कि ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, ठीक है। देखो, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, यहीं पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारत आज़ादी की कगार पर पहुँच गया था 1945 के आसपास। विश्व युद्ध खत्म हुआ। ये सुनिश्चित हो गया था कि भारत आज़ाद हो जाएगा। कब होगा ये नहीं पता था, लेकिन तब से कयास लगने शुरू हो गए कि भारत कब आज़ाद हो, कब आज़ाद हो। तो उसी समय आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम था तेज बहादुर शुक्र। तो ये हमारे क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत को आज़ाद दिलाने में इन्होंने भी काम किया था। इन्होंने सबसे पहले देखिए वकालत करी थी मौलिक अधिकारों की। तो ये बात आप ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों की क्या करी गई थी, वकालत करी गई थी। किसके द्वारा? ये
आपका सप्रू साहब, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा 1945 के आसपास। तो ये ध्यान रखना है ना, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा क्या करा गया था, मौलिक अधिकारों की वकालत करी गई थी, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए फिर एक मूल अधिकार समिति भी बनाई गई थी, मूल अधिकार समिति, और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखना, मैं क्या आगे चर्चा करूँगा अभी, कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी में आपके दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, ये निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या नहीं होते बेटा मेरे, निलंबित नहीं होते। इसके अलावा मैं अभी चर्चा करूंगा क्या क्या है इसमें, क्या नहीं है, इन सब विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए इतनी बात आपने देख ली होगी। देखिए अब एक एक आर्टिकल की बात करते हैं कि किस आर्टिकल में क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा तेज़ी से लेकर के चलेंगे। डिटेल में अगर आपको पढ़ना होगा तो हमारी जो कनिष्ठ सहायक के लिए क्लासेस हैं वो पॉलिटी के लिए आपको मिल जाएंगी, उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसे हम लोग देखते हैं अभी। तो देखिए मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में सवाल आता भी है। पुलिस का पेपर अगर आपने दिया हो या देखा हो तो उसमें भी मौलिक अधिकार से सवाल पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 17 क्या होता है क्या नहीं होता अभी आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखिए आर्टिकल नंबर 12 में क्या है बेटा मेरे, आर्टिकल नंबर 12, देखिए आर्टिकल नंबर 12 क्या करता है, ये राज्य को परिभाषित करता है। किसे करता है, राज्य को परिभाषित करता है। इसी के अंदर राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है, क्या उसके अधिकार होंगे, क्या उसके लिए होगा, मतलब राज्य की पूर्ण व्याख्या की बात करेंगे तो हम आर्टिकल 12 के अंदर करेंगे। और आप ध्यान रखना कि ये आर्टिकल जो 12 के अंदर राज्य परिभाषित किया गया है, ये भाग 3 और भाग 4 दोनों के लिए क्या होगा, मान्य होगा। भाग 4 में आप DPSPs पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनके लिए भी मान्य होगा। तो इसकी जो व्याख्या करी गई है तो ये भी आपकी आर्टिकल नंबर 12 में करी गई है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में बताया गया है कि जो न्यायालय होगा वो क्या है, वो मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी होगा, या आप कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच, ठीक है। ये क्या है, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच मेरे प्यारों, या जो न्यायालय होगा वो क्या होगा, वो सजग प्रहरी होगा, ठीक है। न्यायालय क्या है, वो सजग प्रहरी होगा आर्टिकल 13 के अंदर, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 14 या 15 इसकी बात करते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकारों का जिक्र है, 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ठीक है। कितने, 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। वो 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, उनकी बात कर लेते हैं। चलिए एक एक को जानेंगे अभी। सबसे पहले उन सातों के सातों को जान लेते हैं। देखिए अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से तो पढ़ लीजिए, बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं फटाफट सब कुछ करा दूंगा आप लोगों को तेज़ी के साथ, ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। जो जहाँ से पेपर में सवाल ज़्यादा बनता है उसके बारे में चर्चा ज़्यादा करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो अधिकार है वो है आपका विधि के समान, समता जो है वो समानता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार आप लिख लेंगे। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए मैं साथ साथ लिख भी देता हूं, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28। देखिए आर्टिकल जो 29 और 30 है, इसमें कई बच्चे फंस जाते हैं कि शिक्षा पहले है या संस्कृति पहले है। तो ध्यान रखिए, संस्कृति पहले, तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ये पूरा लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। ये आर्टिकल 29 और 30 में। इसके अलावा बेटा नंबर 6 संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, और नंबर 7 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका आर्टिकल 32। तो कुल मिलाकर के ये आपके क्या थे, 7 मौलिक अधिकार थे जो मूल संविधान के अंदर हमें दिए गए थे। आर्टिकल भी ध्यान रखना है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है, तो ये 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 में है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार ये आर्टिकल 29 और 30 में। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर। देखो यहां पर अगर हम और चर्चा करेंगे तो इस विषय में हम लोगों को एक एक को पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है बेटा मेरे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो अब बात ये आ जाती है कि 6 हैं तो कौन सा हटाया गया है। तो ध्यान रखना, ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है आपका 31 वाला, इसे अब यहाँ से हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब बात ये आती है कि इसे कब हटाया गया, तो ध्यान रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन करा बट्टा मेरे, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखो संविधान संशोधन एक एक जानेंगे। पहला हुआ होगा, दूसरा हुआ होगा, तीसरा हुआ होगा, ये 44वां हुआ। और ये कब हुआ? 1978 में हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। उसके अंदर क्या करा गया कि संपत्ति के अधिकार को यहाँ से समाप्त करके क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकारों की स्थिति से हटा करके इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये क्या बन गया है अब बच्चे? ये कानूनी अधिकार बन गया है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अभी कहाँ है, तो ये अभी इसे भाग 12 में फेंक दिया गया है। और जो आर्टिकल नंबर 300A या क्या है, उसके अंदर ये एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसका मिसयूज़ होने लग गया था, तो इसीलिए इसे मौलिक अधिकारों से हटा करके इसको संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार की संज्ञा में डाल दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समानता के अधिकार की, जो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बारे में। चलिए जानते हैं समानता का अधिकार, और सीधा आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। समानता का अधिकार, ठीक है। देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ रिवीजन करवा दूंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। सवाल बाहर नहीं जाएगा, बस आप विश्वास रखिए मुझ पे और अपने आप पर। सवाल बाहर नहीं जाने देंगे, आप उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। चलिए देखो आर्टिकल 14 किसके अंदर आता है? समानता के अधिकार के अंदर आता है। ये क्या है? समानता का मौलिक अधिकार है, समानता या इक्वालिटी का अधिकार है। तो देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है मेरा? आर्टिकल 14 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, वो विधि के समक्ष समान है, या विधि के समक्ष सभी को समता मिलती है। विधि मतलब कानून, विधि के समक्ष समता या समानता, ठीक है। विधि के समक्ष सब समान है। और देखिए विधि का जो कानून है या कानून का राज है वो कहाँ चलता है? वो ब्रिटेन के अंदर चलता है। तो ये जो आप प्रेरित कह सकते हैं वो कहाँ से है? ब्रिटेन से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? ब्रिटेन से प्रेरित है। इसके अलावा देखिए यही आर्टिकल 14 ये भी कहता है कि विधियों का समान संरक्षण भी ये प्रदान करता है व्यक्ति को। किसका? विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण ये प्रदान करता। तो दोनों बातें ध्यान रखना कि विधि के समक्षमता और विधियों का समान संरक्षण ये किससे प्रेरित है? ये आपका ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है और ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है।
ये किससे प्रेरित है बेटे? ये अमेरिका से प्रेरित है। दोनों बातें ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा फंस जाओगे वरना। पेपर में क्या करेगा कि राज्य विभेद करने से रोकेगा व्यक्ति को किस बारे में? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के हिसाब से। ठीक है, देखिए क्या करेगा राज्य? जाति, लिंग, धर्म, मूल, वंश व जन्म स्थान। ठीक है, इन सब के अनुसार अगर कोई विभेद करता है तो उसे रोकना ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राज्य इन सब चीजों पे किसी को विभेद करने नहीं देगा। दूसरी बात, अगर आप फिल्में देखते होंगे तो एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, तो बहुत अच्छी फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना, तो आपको शायद कुछ चीजें देखने को मिले, सीखने को मिले। बहुत अच्छी फिल्म है, जरूर देखना। ठीक है, लेकिन अभी मत देखना, अभी पेपर का खेल है, अभी पेपर दे रहे हैं, उसके बाद देखना। ठीक है, देखो आर्टिकल नंबर 16 यहीं पे बात करते हैं। देखिए जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, सार्वजनिक सेवाएं बेसिकली क्या है? आप इसमें सरकारी नौकरी डाल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि सरकारी नौकरियां जो हैं, तो सरकारी नौकरियों में क्या करता है? समानता की बात करता है। तो ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल आपका 16 ये सार्वजनिक नियोजन की समानता की बात करता। सार्वजनिक नियोजन मतलब क्या है? यहाँ सार्वजनिक सेवाओं से, सरकारी सेवाओं से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और देखिए जो विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि नौकरी तो केवल एक ही है IAS की, बाकी सब तो नौकरियां हैं, है ना। तो आप बस काम करिए, पहले ये ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे ड्रीम करना, आगे बढ़ना। ठीक है, देखो तो आर्टिकल 17, और ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, अभी पुलिस के पेपर में कल परसों जो हुआ है 18 दिसंबर को, उसी के अंदर ये सवाल पूछा गया है। इसमें क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि जो छुआछूत है, छुआछूत का अंत। और देखिए आप इसे ध्यान रखना, आर्टिकल 17 मतलब एक साथ। ठीक है, एक साथ रहोगे, और एक साथ कब रहोगे? जब छुआछूत का क्या कर दोगे? अंत कर दोगे। तो ध्यान रखना, एक साथ कब रहोगे? कि जब छुआछूत का क्या कर दोगे? अंत कर दोगे। तो ये आपका आर्टिकल 17 है। और देखो ध्यान रखना, यहीं पर ग्रेजुएशन लेवल पर पेपर आने वाला, तो सवाल अच्छे से पूछेगा। तो इसी में ध्यान रखना कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और जो संविधान का आर्टिकल 35 है ये संसद को शक्ति प्रदान करता है, संसद को शक्ति देता है कि वो अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बना सके या अस्पृश्यता संबंधी कानून बना सकता है। अस्पृश्यता संबंधी कानून। ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल 35 संसद को शक्ति देता है अस्पृश्यता संबंधी कानून में। इसके अलावा देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत आर्टिकल 17, 16 सार्वजनिक सेवाएं, 15 राज्य इन सब चीज़ों के ऊपर क्या करेगा? विभेद करने से रोका, विधि के समान संहिता, ये सब बातें इसमें हैं। इसके बाद बचता देखिए इसमें आर्टिकल 18, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 18 क्या कहता है? कि ये उपाधियों का उन्मूलन करता है, कि कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति उपाधि देना चाहता है, कोई कुछ भी उपाधि उसे मिलती है, तो सबसे पहले उसे अपने देश यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनसे परमिशन लेना अनिवार्य है। बिना उनकी परमिशन के कोई भी उपाधि धारण नहीं करी जा सकती। तो ध्यान रखिए कि आर्टिकल 18 ये उपाधियों का उन्मूलन करता है, उपाधियों का उन्मूलन करता है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो ध्यान रखना कि सेना अगर कोई भी मेडल देती है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, है ना, आपने ऐसे देखे हैं, तो उन्हें कोई भी उपाधि नहीं माना जाता। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण या पद्मश्री या कोई भी अवार्ड दिया जाएगा तो वो उपाधि नहीं मानी जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि भारत सरकार या सेना के द्वारा, सेना कोई भी मेडल दे, परमवीर चक्र या अशोक चक्र या वीरता पुरस्कार कोई भी दे, तो ये उपाधि नहीं मानी जाती है।
और ऐसे ही भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, भारत रत्न या जो भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो ये सब क्या है, उपाधि नहीं होती हैं, इन्हें उपाधि नहीं माना जाता है। तो आर्टिकल 18 में ध्यान रखना, कई बार पेपर में सवाल पूछा जाता है। ठीक, इसके अलावा देखिए आर्टिकल 19, अगर मैं यहीं पे बात करूं तो देखिए आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली 6 मूल स्वतंत्रताओं के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। आपने देखा था कि 19 से 22 और उसी में ये 6 मूल स्वतंत्रताओं की बात करता है। 6 मूल स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है। अब वो 6 कौन कौन सी है देखिए, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से मैं बता देता हूं। सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरे अलावा शांतिपूर्ण अगर आपको सम्मेलन करते हैं तो उसकी आज़ादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन अगर आपने करने हैं तो उसकी स्वतंत्रता प्रदान करता है। तीसरी बात करें, कुल मिलाकर के 6 बात करता है कि संगठन बनाना है, कोई संगठन, अगर आप संगठन बनाना चाहते हैं तो संगठन बनाने की आज़ादी देता है। अब अबाध संचरण मतलब कहीं भी घूमे फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है देश के अंदर, अबाध संचरण की बात करता है, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार देता है। चौथा, कहीं भी बसने का अधिकार देता है, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, निवास व बसने का अधिकार देता है ये, निवास व बसने का अधिकार देता है। और नंबर, ये 5 हो गया ना, नंबर 6, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, व्यापार या रोजगार का अधिकार देता है, कोई भी व्यापार या रोजगार का अधिकार आपको मिल जाता है। ठीक है, कुल 6 बात करता है ये कि वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की आज़ादी है, संगठन है, अबाध संचरण मतलब कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, निवास व बसने का अधिकार और व्यापार व रोजगार का अधिकार मिलता है कि आप कुछ भी काम कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं। ठीक है, अब देखिए अधिकतर मैं कहता हूँ आप लोगों को सुनाता भी हूँ मैं कहानी, खैर अभी इतना समय नहीं है, लेकिन चले थोड़ा सा बात करते हैं कि कोई भी अगर आपके मन की बात है तो आप अपने मन की बात कह सकते हैं। आपको किसका अधिकार है? वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन अगर कोई आपने किसी को कोई बात कही और कोई पलट करके जवाब आपको नहीं देता है तो वो भी एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19(1) जो वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसके अंदर भी 3-4 बातें हैं जो हमें जाननी अनिवार्य है, उसे बता देता हूं यहीं पे। तो आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो इसी के अंदर 2-3 बातें हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति आज़ादी, इसी को हम 19 का क्लोज 1 बोलते हैं और 19 क्लोज 1 के अंदर भी 5-6 बातें हैं जो आपको ध्यान से देखनी जरूरी है, अनिवार्य है। और कई बार यहाँ से देखिए आर्टिकल 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस बार अगर सवाल बना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आर्टिकल 19 से ही बनेगा। ठीक है, 19 पैरा 1 के क्लोज में क्या क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब आपकी जो मीडिया है, मीडिया की स्वतंत्रता बहुत आता है पेपर के अंदर की प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 या 19(1) आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता हमें यहीं से मिलती है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता मिलती है, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, विज्ञापन का अधिकार हमें यहीं से मिलता है, आप प्रमोशन कर सकते हैं, विज्ञापन का अधिकार मिल सकता है। इसके अलावा आपको जानने का अधिकार यहीं से मिलता है, इसके अलावा आपको चुप रहने का अधिकार मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आप से कोई कुछ कहता है, अपने मन की बात कहता है, तो आपको जरूरी नहीं कि हर चीज़ का जवाब दिया जाए, तो ये भी आपको क्या मिलता है? जानने का अधिकार मिलता है। और दूसरा, विदेश जाने का अधिकार भी आपको यहीं से मिलता है। देखिए, मौलिक अधिकार एक तरीके से केवल भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं है, ये जीवन भी है। अगर आपको अपने अधिकार पता है तो शायद आप बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में अभी तक हमने जो बात करी वो बात करी कि जो भाग 3 है वो कहाँ से प्रेरित है? वो हमारा अमेरिका से प्रेरित है। शुरुआत कहाँ से हुई? वो
इंग्लैंड या ब्रिटेन से हुई। इसके अलावा हमने बात करी कि आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है। 13 जो न्यायालय है उसे सजग प्रहरी बताता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा 7 मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के अंदर देखिए बाद में 44वां संविधान संशोधन करा गया 1978 में, और इसमें जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 था उसे खारिज करा गया, उसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया और वर्तमान में भाग 12 आर्टिकल 301 के अंदर उसे डाल दिया गया है। आर्टिकल 14 विधि के समान समता या विधियों का समान संरक्षण उसकी बात करता है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान में विभेद करने से रोकता है। आर्टिकल 16 सार्वजनिक जो नियोजन है या सरकारी नौकरियों है उसमें समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 जो पुलिस के पेपर में भी आया था, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। और आर्टिकल 35 संसद को यह अधिकार देता है, ये शक्ति प्रदान करता है कि वो छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ कोई भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई वो भारत रत्न या पद्म भूषण, पद्म विभूषण वो सब क्या है, कोई भी उपाधि नहीं मानी जाती है और सेना के द्वारा दिए गए मेडल उपाधि की कैटेगरी में नहीं आते। आर्टिकल 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं की बात करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात है, संगठन बनाने का अधिकार है, आवाज़ संचरण मतलब कहीं भी घूमने का अधिकार आपको है, कहीं भी बसने का, कहीं भी निवास करने का और अपना कोई भी कारोबार करने का आपको अधिकार है। 19 के एक पैरा जो मैंने यहाँ डाले हैं सारे के सारे, आपको प्रेस की स्वतंत्रता पेपर में बहुत आता है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, विज्ञापन का स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार। ठीक है, तो इतनी सब बातें यहाँ पे हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो देखिए बस आप मेहनत करिए, पेपर फोड़ के आना है, अच्छे से आना है, हम लोग साथ हैं, काम करते रहेंगे। चलिए, इससे पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, और लेकिन देखिए रिवीजन सीरीज़ है, केवल आप रिवीजन के लिए इसका इस्तेमाल करिए। डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक भी मैं प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, या मैं उसका लिंक यहाँ नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेंगे, वहाँ डिटेल में आपको मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।